देखिए पहला कला जो है, ये कहाँ गया सब्जी? क्या नाम से बिहार में जो कला है ना वो अलग से कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। कि स्थापत्य कला, चित्रकला, बस 4 टॉपिक है, वही आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मेंस में ही पूछा जाता है। कुल 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला जो है पाल, ये मौर्य कला है, दूसरा है पाल कला, तीसरा है पटना कलम और चौथा है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। और मौर्य कला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इसने, मौर्य कला ने ही सबसे पहली बार कला को स्थायी स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। मौर्य कला जो है सबसे पहला कला है भारतीय इतिहास का जिसने कला को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। नहीं तो इसके पहले कला जो था वह लकड़ी, ईंट वगैरह तक सीमित था, ठीक है ना। और कला के अंतर्गत पाषाण का प्रयोग यानी पत्थर का पहली बार प्रयोग मौर्य काल में शुरू हुआ। और मौर्य काल चूंकि बिहार से रिलेटेड है इसलिए बीपीएससी में इसको ऐड किया गया, क्योंकि मौर्य कला जो है वो मगध क्षेत्र में ही विकसित और पल्लवित हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला, सीधे भी कोई भी सवाल आए मौर्य कला के बारे में तो पहले उसके बारे में क्या है ये नहीं लिखना है, पहले ये लिखना है कि क्यों ये डिफरेंट है, ठीक है, क्यों इसको इतना वैल्यू दिया गया, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, महत्व प्रदान किया गया। तो ये 4-5 बात वो लिखना बहुत आपको जरूरी है कि मौर्य कला ने पहली बार कला को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। नहीं तो इसके पहले कला क्या था, बांस, ईंट, ठीक है, लकड़ी, और वो स्थायी कला नहीं रह पाता था, वो तुरंत उसका विनाश हो जाता था, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आए या मौसम के प्रभाव से वो कला तुरंत विनष्ट हो जाता था। लेकिन मौर्य कला जो है पहली बार इसमें पाषाण का प्रयोग हुआ, ठीक है, पत्थर का प्रयोग हुआ और कला में स्थायित्व आया। दूसरी बात कि मौर्य कला के विकास में मौर्य शासकों का सर्वाधिक योगदान था। पहले कला निजी प्रयासों से कला का निर्माण किया जाता था, लेकिन मौर्य काल में पहली बार शासकीय प्रयासों के द्वारा कला के विकास को एक दिशा, एक रुख प्रदान किया गया। जितने भी शासक थे मौर्य काल में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक हो या बिंदुसार हो, सभी ने कला के विकास को अपना संरक्षण प्रदान किया और साथ में खुद उन्होंने इसके विकास को प्रश्रय दिया, ठीक है। और मौर्य कला जब भी हम लिखेंगे तो उसको 2 रूपों में बांटा जाता है मौर्य कला को। पहला कोट आर्ट और दूसरा फोक आर्ट। पहला दरबारी कला और दूसरा है लोक कला। दरबारी कला का क्या मतलब हुआ, जो राजा के दिशा निर्देश के अनुसार राजाओं के द्वारा या उसके तक्षणों के द्वारा जिस कला का वो विकसित किया जाए उसको कहते हैं कोर्ट आर्ट या दरबारी कला। लेकिन जो निजी व्यक्तियों की रुचि के अनुसार जिस कला का विकास हो उस कला को कहते हैं लोक कला। लोक नामी है, लोक कला का मतलब है जो लोगों की रुचि के अनुसार विकसित हो, ठीक है। तो लोक कला और दरबारी कला में मौर्य कला को विभाजित कर देते हैं लिखने के पहले, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले कुछ बात बताना जरूरी है कि मौर्य कला पहली बार कला में स्थायित्व को स्थापित किया, यानी स्थायित्व मतलब परमानेंसी, यानी कला अब बर्बाद नहीं हो सकता था, क्योंकि पहली बार मौर्य कला में पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा और पत्थर के इस्तेमाल से कला में
स्टेबिलिटी आया, स्थायित्व आया, ठीक है। नहीं तो इसके पहले लकड़ी, बांस, ईंट का प्रयोग कला के अंतर्गत होता था, ठीक है। दूसरा क्या बात लिखना है कि मौर्य कला में पहली बार शासकों के प्रयास से कला को संरक्षण प्रदान किया गया, यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैट्रोनेज दिया, जितने भी किंग्स थे सब, और रेफरेंस दे देना है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद में के भी शासक मौर्य जो थे उन्होंने भी इसके संरक्षण को प्रश्रय दिया, जैसे एक नाम है दशरथ, उसने भी इसको प्रश्रय दिया। तीसरी बात कि मौर्य कला में कला के विविध रूपों का दर्शन होता है, यानी सिर्फ एक ही चीज का निर्माण नहीं हुआ, कई तरह के निर्माण हुआ, जो हम बाद में कैटेगरी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से कलाकार। वैविध्य का मतलब डाइवर्सिटी, मतलब विविधता है, सिर्फ महल ही नहीं बने थे, बहुत कुछ बना था, स्तूप बना था, ठीक है, चट्टानों को काट कर गुफाएं बनी थी, केव आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ किला तो बना ही था, शहरों का भी निर्माण किया गया था, और शहरों को भी विशिष्ट ढंग से बनाया गया था। 1914-15 में स्पूनर महोदय ने पाटलिपुत्र और बुलंदी बाग की खुदाई की थी, और इस खुदाई में उनको बहुत अधिक रिमेन्स मिले और शेष मिले मौर्यकालीन, ठीक है। और उसके पहले मेगास्थनीज ने भी बताया है कि पाटलिपुत्र का निर्माण मेगास्थनीज के इंडिका में है। मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र जो है वह लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ शहर था, और नगर में जाने के लिए, पाटलिपुत्र शहर में एंट्री के लिए एक 600 फुट चौड़ा और 60 फीट गहरा खाई था पाटलिपुत्र के चारों तरफ, ठीक है, और कोई भी आदमी जाके उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। और क्या बताया है मेगास्थनीज ने कि 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। बुर्ज होता है मीनार, ठीक है ना। 570 मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र शहर के चारों तरफ 570 बुर्ज थे और 64 मीनार थे, सॉरी 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे, द्वार मतलब गेट, 64 पाटलिपुत्र जाने के लिए 64 गेट थे, ठीक है ना। उसके अलावा वो ये भी बताया कि तीर चलाने के लिए जो नगर घिरा हुआ था, हर जगह बनाया हुआ था कि कोई दुश्मन अगर आक्रमण करता है तो तीर चला के भीतर से ही मारा जा सकता था। उसी प्रकार उसने चंद्रगुप्त के महल का भी उल्लेख किया है, ठीक है, राजप्रसाद जिसको कहा जाता है, और उसने कहा है कि वो बहुत विशालकाय भवन था जिसका कुछ अभी अवशेष बचा हुआ है। कहाँ पर है वो? उमराल पार्क में, ठीक है, उमराल पार्क जाके चाहे तो देख सकते हैं आप, ठीक है। सर हिला रह जाइएगा लेकिन वहां डाइवर्ट हो जाइएगा। दूसरों को देख के डाइवर्ट हो जाइएगा, अकेले ही जाइए। तो दरबारी कला में फिर कला को बांटा गया है। क्या क्या दरबारी कला में क्या क्या है? नहीं, महल मतलब राजप्रसाद, फिर स्तूप, फिर उसके बाद क्या है? केव आर्किटेक्चर, गुफा स्थापत्य, ठीक है ना। महल के बारे में लिखना है, जो मैंने अभी बताया आपको कि क्या कहा है मेगास्थनीज और क्या कहा है, ठीक है ना। और उसके बाद स्तूप, स्तूप जो है वो सेमी स्फेरिकल अर्ध गोलाकार एक आकृति है, ठीक है। स्तूप का निर्माण ऐसे टाइप का, ठीक है, सेमी स्फेरिकल, इसका भी कैटेगरी है। ऊपर यहाँ पे हर्मिका होता है, ठीक है। इन स्तूपों के निर्माण की शुरुआत माना जाता है भारत में वैदिक काल के अंतिम काल से, लेकिन मौर्य काल में स्तूपों को और विकसित रूप से निर्मित किया गया, मतलब उसमें और अधिक मॉडिफिकेशन किया गया। पहले जो वैदिक काल में स्तूप बना था वो इस तरह नहीं था, लेकिन मौर्य काल में बहुत अधिक विकास किया गया स्तूपों के निर्माण में, और ऐसे स्तूपों का निर्माण सारनाथ में किया गया, राजगृह में किया गया, ठीक है। धमेक स्तूप कहाँ है?
सारनाथ। राजगीर में जो स्तूप बनाया कौन बनाया है? अजात शत्रु कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको कि स्तूपों का निर्माण मौर्य काल में बहुत विकसित रूप से किया गया। बाद में स्तूपों के निर्माण में और अधिक नया नया टेक्निक लाया गया शुंग काल में, जैसे चारों तरफ रेलिंग बनाया गया, ठीक है ना, रेलिंग पत्थर का बनाया गया जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है मंदिर में। वैसे ही स्तूपों के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक रेलिंग बनाया गया शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग काल में, ठीक है। और भी स्तूपों को और अधिक आगे के काल में और अधिक सौंदर्य से उसको सज्जित किया गया, उसको और सजाया गया, ठीक है। तो ये लिखना है कि स्तूप भी है दरबारी कला के उदाहरण के रूप में। दरबारी कला मतलब जो राजाओं के द्वारा बनाया जाए। अब आइए स्तंभ। स्तंभों के बारे में सबसे ज्यादा लिखना है, क्योंकि ये स्तंभ जो है बिहार में ही नहीं पाया जाता, मतलब पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन स्तंभ जो है उसके लिए मौर्य काल को विशेष रूप से जाना जाता है। और कुछ विद्वानों ने आरोप लगाया था कि मौर्यकालीन शासक अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस बनवाए हैं, अभिलेख जो बनवाए हैं, जो स्तंभ है, पिलर्स हैं, वो ईरानियन इंस्पिरेशन के कारण, ईरान की प्रेरणा के कारण बनाया है। लेकिन बाद में हमारे जो विद्वान है जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल है, वो बहुत अधिक कला के बारे में इतिहास जानते हैं और कला के मर्मज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि नहीं, ईरान की कोई प्रेरणा नहीं है, क्योंकि भारत में जो स्तंभ है और ईरान में जो स्तंभ है, दोनों में बहुत सारे अंतर है, ठीक है। जैसे भारत में जो स्तंभ बनाया अशोक ने, वो एकाश्मक माना जाता है, मोनोलिथिक माना जाता है, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया, ठीक है ना। और ईरान के जो स्तंभ है वो जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर ईरान के स्तंभ कहीं टेक लगा के बनाया गया है, कहीं उसको सहारा दिया गया है। लेकिन अशोक कालीन स्तंभ जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से, ठीक है। पशुओं की आकृति भी भारतीय पशुओं की आकृति की गई, जबकि ईरान में ऐसा नहीं है। जो भारत में स्तंभ है उसके ऊपर एक उल्टे कमल के आकार की आकृति है, जिसको कहा जाता है अवांग मुखी कमल, ठीक है ना, इन्वर्टेड लोटस उसको कहा जाता है। ये भारत की विशेषता है, ठीक है। इसलिए कहीं से भी ईरान के स्तंभ और भारत के स्तंभ दोनों में समानता नहीं है। और ना ईरान कोई प्रेरणा दिया है भारत में स्तंभ, ये अशोक की निजी कल्पना थी। ये माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत उसको ऐसा लगा हो, कुछ वैचारिक रूप से प्रेरित हुआ हो, लेकिन ये उसकी निजी कल्पना थी, ठीक है। और अशोक कालीन स्तंभ जो है वो कितने प्रकार में है बताएंगे आप? स्तंभ स्तंभ तो बोलते हैं, क्या है स्तंभ के बताइए तो किस ठीक है ना। 4 स्तंभों को 4 वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। इसमें आंसर में नहीं भी लिखेंगे, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, फिर एक स्तंभ लेख है, एक है लघु स्तंभ लेख, और चौथा है गुफा लेख। वो गुफा लेख नहीं भी लिखिएगा, स्तंभ का प्रकार पूछा जाएगा तो क्या होगा? मेजर रॉक एडिक्ट वृहद शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट लघु शिलालेख, ठीक है ना। और पिलर जो है, ठीक है, क्लास में एक समझ गया ना, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। कहां कहां से मिला है बृहद शिलालेख? भारत की 8 जगह से मिला है बृहद शिलालेख। कौन कौन सा जगह है? घर में पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना कि यहीं पे केवल पढ़ते हैं? देखने से ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछने से कि यहीं पे से पढ़ने के समय 7-8 बजे से मूड बनने लगता होगा आपको पढ़ने का, है कि पढ़ाई भी करना चाहिए, तभी ना। ये कॉमन सवाल है ये। आप कैसे सोच रहे हैं कि बीपीएससी में पास कर जाएंगे? बताइए, एकदम कॉमन सवाल जिसको कहा जाता है। 7 बजे उठते होंगे, उसके बाद सोचते होंगे पढ़ाई भी कर लेना चाहिए। 7-8 बताइए क्या है? बृहद शिलालेख 8 जगह से मिला है। कौन कौन सा जगह है बताइए? महाराष्ट्र में सोपारा है, ठीक है, और शहबाजगढ़ी है, ठीक है। शहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। एरू गुड्डी है आंध्र प्रदेश में, वहां भी मिला है।
और मिला है कहाँ, देहरादून में कालसी नामक स्थान से। फिर गुजरात में मिला है रुद्रदामन का, जहाँ जूनागढ़ है उसको गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, ठीक है। और कहाँ मिला है, उड़ीसा में धौली और जोगढ़ जो जगह है वहां मिला है, ठीक है। इस तरह से कुल 8 जगह में ये बृहद शिलालेख मिला है। बृहद शिलालेख किसको कहा जाता है? मान लीजिए पत्थर का पिलर है, ठीक है, इसमें एक एक लाइन का लेख लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर 14 लेख लिखा जाएगा, इसी को कहते हैं बृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट। इसी में एक टर्म आता है, किताब पढ़ेंगे आप तो, कि सेपरेट रॉक एडिक्ट, पृथक शिलालेख। उसका क्या मतलब होता है, धौली और जोगढ़ दो उड़ीसा के जगह है, वहां पे जो पिलर मिला है उसको कहा जाता है सेपरेट रॉक एडिक्ट, पृथक शिलालेख। पृथक मतलब सेपरेट, ठीक है। उसमें क्यों कहा जाता है उसको, क्यों सेपरेट रॉक एडिक्ट कहा जाता है? क्योंकि उसमें 11, 12, 13, 14 लाइन नहीं है, मिट गया है, इसलिए उसको इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने अलग प्रकार में बांट दिया है और उसको सेपरेट रॉक एडिक्ट कहा गया है, ठीक है। बिहार में लघु स्तंभ लेख मिला है, चंपारण में लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ठीक है, ये सब जगह है। वैशाली है, वैशाड़, वहां पर मिला है। ऐसे भी स्तंभ लेख मिला है कौशाम्बी से, मेरठ से, ठीक है ना। ये मौर्य काल जब चैप्टर उठाएंगे आप, तब आपको जानकारी होगा। लूसेंट भी पढ़ेंगे तो भी जानकारी हो जाएगा, उसमें भी दिया होगा। ये बेसिक सवाल है मौर्य काल, ठीक है। अगला जो बात है, स्तंभ लेख, स्तंभ बता दिए। गुफा स्थापत्य, गुफा में चट्टानों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया था। किसके लिए? आजीवक सन्यासियों के लिए। ये अशोक ने भी किया था और उसके पौत्र दशरथ ने भी किया थे। पीजी लाइन में जाएंगे पटना से गाड़ी पर बैठ के खिड़की के पास, तो बराबर देखेंगे आप, ठीक है ना, बराबर का पहाड़ी दिखेगा ट्रेन से ही। उसी में ये वहां पे अशोक ने भी और दशरथ ने भी, दोनों ने आजीवक सन्यासियों के लिए गुफा का निर्माण कराया था। अब जाएंगे वहां तब ना, है ना, गुफा होगा तभी तो इतिहास में लिखा हुआ है। हाँ, अब पहले ही आज में मिले हमको भारत में जो गुफा नहीं है, ऐसा थोड़ी है, बिना होगा। उस गुफा का नाम भी है, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, गुफा का नाम। और गुफा को काट के बहुत चिकना दीवार बनाया गया है। ये मौर्य कालीन कलाकारी का बेजोड़ नमूना है गुफा। हाँ, किसी संडे को लाओ तो जाकर पता लगा लीजिए, होगा तभी कहा जा रहा है ना, बिना कहे, बिना होने थोड़े भूलेंगे हम। दूर होगा, बराबर पहाड़ी स्टेशन है, बराबर वहां से ऑटो से आदमी जाता होगा, ठीक है। हाँ, वो भी है। उसके बाद गुफा स्थापत्य भी लिखिएगा कि गुफाओं को काट कर, पत्थरों को तराश कर और उस पर चित्रकारी भी की गई है और लेख भी लिखे गए और आजीवक सन्यासियों को दान में दिया गया। अब आइए लोक कला। लोक कला क्या है? जो लोगों की रुचि के अनुसार जिस कला का निर्माण हो उसको लोक कला कहा जाता है। और इसका अवशेष मिला है पटना में, लोहानीपुर से, दीदारगंज से, मथुरा से। और ये जो अवशेष मिला है वो मिट्टी की मूर्तियां हैं और उनको माना गया है कि ये यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं, ठीक है। और दीदारगंज से जिस यक्षिणी की मूर्ति मिली है वो बहुत बेजोड़ है और उसको नाम दिया गया है चामर ग्राहिणी यक्षिणी। फिर लोहानीपुर से 2 यक्ष प्रतिमा मिली है, पुरुषों की प्रतिमा को, ठीक है, उसको यक्ष कहा जाएगा और स्त्रियों की प्रतिमा को यक्षिणी कहा जाएगा। मथुरा के परखम ग्राम से यक्ष की प्रतिमा मिली है ना, जिसको मणिभद्र कहा गया है, ठीक है। यानी लोक रुचि के अनुसार भी
कला का निर्माण मौर्य काल में देखा गया है और इसमें जनता की अभिरुचि साफ झलकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कला सिर्फ दरबारी कला तक सीमित हो गई थी, बल्कि कला, दरबारी कला के साथ साथ लोक कला का भी इसमें योगदान। ठीक है ना, लोक कला का योगदान नहीं है, लोक कला में भी कला के विकास को देखा जा सकता है। यहां तक आपको पूरा मौर्य कला में ये लिखना है, ये सारा डिटेल में, और ज्यादा नहीं लिखना है, सारा बात कम शब्द में लिखना है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन का लेंथ लंबा हो जाता है। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन में कम लिखेंगे तो नंबर कम आएगा, तो ले दे के बाद बराबर हो जाएगा। और ये भी लिखना है कि मौर्य कला ने एक आधार का निर्माण किया, कालांतर में आगे चलकर लेटर ऑन कला, भारत में जो कला का विकास हुआ उसमें मौर्य कला ने आधार का निर्माण किया। यानी कला के क्षेत्र में मौर्य कला एक शास्त्रीय, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, शास्त्रीय उदाहरण है, क्योंकि इसी के आधार पर बाद में शुंग काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में कला का विकास हुआ। इसको आधार माना जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा का साक्ष्य किस काल से मिलता है, नहीं याद है? आइडल वर्शिप का एविडेंस पहला काल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन भारत में वास्तव में मंदिर का पहला साक्ष्य कब मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। ठीक है ना, ये इतना मौर्य कला में आप समझ लिए हैं। अब आप हमको कुछ क्वेश्चन बताइए जो पढ़ाए हैं। ठीक है ना, इसे पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है। मौर्य काल में सबसे पहले किस शासक ने मौर्य काल से पहले भारत में पाटलिपुत्र की नींव डाली थी? क्या बताइए आप? तबीयत आज नहीं खराब है? कल से तबीयत ठीक है? कल पढ़ना चाहिए ना, कल दिन भर, तो क्यों नहीं बता रही हैं आप? पाटलिपुत्र की नींव किसने डाली थी? अब पहले ही गलत बोल दे महाराजा। एकदम गलत आंसर है आपका, अजात शत्रु। ठीक है, और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन। ये बताइए कि मगध के किस शासक ने भागलपुर या अंग क्षेत्र पर आक्रमण करके उसका विलय मगध महाजनपद में कर लिया था? आप भी सर हिला रहे हैं, जैसे ये बता दिए एकदम बिल्कुल सही है। मगध के किस शासक को जनता ने शासक बनाया था, ऐसी मान्यता है? पहली बात कि बिंबिसार था मगध का वह शासक जिसने भागलपुर क्षेत्र पर हमला किया और अंग महाजनपद का विलय मगध में कर लिया। अंग का शासक ब्रह्मदत्त था। दूसरी बात कि कौन सा शासक है मगध का जिसको जनता ने शासक बनाया? नहीं पता आपको? कॉपी देखते भी नहीं है उलट के। शिशुनाग है। नहीं बोलते, आप गलत भी बोलते। पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद किसने रखा था? चलिए बताइए। समझ लिए कि एमसीक्यू ही होगा, हो रहा है, तब ना पढ़ देखेंगे क्या पढ़ते हैं आप।
औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान ने, ठीक ना, अजीमुशान था, 1702 में बिहार का सूबेदार बनाया। ये बताइए कि असहयोग आंदोलन का रूपरेखा किसने बनाया था भारत में? भारत में नहीं, बिहार में। आउटलाइन किसने बनाया था? और राजेंद्र प्रसाद। बिहार में सबसे पहले पटना को कैपिटल बनाया किसने मध्यकालीन भारत में? शेर शाह सूरी ने पटना को राजधानी बनाया। ये बताइए मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? कि मनेर? आप उस समय थे क्या? उसका घर देखें क्या? नहीं, पर है कि उंगली से बता रहे जैसे आप देखे होंगे घर। न फुलवारी शरीफ में है न मनेर में है। बिहार शरीफ। ये बताइए शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? कि फुलवारी शरीफ? दोनों में से कहीं नहीं है, मनेर में है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में पाइराइट्स का भंडार सबसे अधिक कहाँ मिलता है? वो रोहतास मिलता है। और बिहार में किस पुस्तक में चर्चा है कि एक संत है चिरमपोश, उन संत से फिरोज शाह तुगलक आकर मिला था? किस पुस्तक में चर्चा है? सीरत फिरोज शाही है, ठीक है। और बिहार की सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं आप? और पूर्वजों को जो पिंडदान किया जाता है वो कौन सी नदी में की जाती है? फाल्गु। और सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? हम्म। और बिहार में जो बताइए एक चीज कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगाई है। और कौन सी नदी जो है बिहार में वो शोक मानी जाती है? कोसी। ये बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय डिक्टेटर कौन थे बिहार में? दीप नारायण सिंह थे। और बिहार में बहिष्कार आंदोलन को सक्रिय और लोकप्रिय बनाने में किन दो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहिष्कार को इन महिलाओं ने बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया। और सरला देवी दूसरे जगह थी। मिसेज हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी।
क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए। होंगी, लेकिन जो हम बोले वो अलग क्वेश्चन है। बहुत महिलाएं होंगी, ऐसे भी जहाँ 2 महिला रहती है वहां पर 10 ठो आ ही जाएगी, ट्रेंड है। सही बता रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि मिसेज हसन इमाम बिन निवासिनी देवी की खाली वहां होगा, लोग 50-100 होंगी, लेकिन ये उन्होंने लीड किया था। आप खुद देखिए, जीवन में भी देखिएगा, 1-2 महिला जहाँ खड़ा रहेगी वो 5 जरूर आ जाएगी। उसमें अगर नहीं नहीं बातचीत करने वाली होगी तो 10 क्या 40-50 भी आ सकती है। दूसरी बात कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बहिष्कार समिति की स्थापना हुई थी, कौन अध्यक्ष थे उसके? रिवीजन भी नहीं करते हैं ना, अली इमाम। और बिहार में किसानों का संगठन सबसे पहले किस नेता ने बनाया था? कौन? बिहार के वो व्यक्ति ने पहली बार मुंगेर में किसानों को एक संगठनात्मक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। हालांकि शाहजहां की तरह उनको वो सफलता नहीं मिली। शाह मोहम्मद जुबेर। उत्तर बिहार के प्रमुख किसान नेता कौन थे? क्या करेंगे आप? खाली पढ़ के टॉपिक पर ये छूट गया वो छूट गया ये पढ़ा दीजिए, आप खुद याद ही नहीं है, कुछ साधारण सा सवाल नहीं है, तो फैकल्टी को भी मन नहीं करता है मन से पढ़ाने का। बताइए, सिंपल सवाल है, उत्तर बिहार के प्रमुख किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। और बताइए आप। पश्चिमी पटना किसान संघ की स्थापना किसने की थी? संघ नहीं, किसान सभा, पश्चिमी पटना किसान सभा की सहजानंद सरस्वती ने की। ठीक है। और बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस सौ 27 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 27 मत कहिए उसको, 28, 27, 28, 28 कहिए, ठीक है ना। दूसरी बात कि बिहार में सहजानंद सरस्वती के सहयोगी कृषक नेता कौन कौन थे? गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लोग थे, बहुत सारे थे। और अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 36 में। उसमें अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बताइए कि बढ़ैया टाल आंदोलन क्या था? कार्यानंद शर्मा ने किसानों को संघर्ष करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया बकास जमीन के मामले पर, यानी वैसी जमीन जिसका लगान नहीं देने के कारण उसको जब्त कर लिया गया हो, उस जमीन की वापसी के लिए बढ़ैया टाल मोकामा के पास कार्यानंद शर्मा ने किसानों का नेतृत्व किया था। और गया में कौन सा प्रमुख किसान नेता था?
यदुनंदन शर्मा, हाँ शानदार याद किए हो। और बताओ कि छपरा में कौन था? यमुना कार्यो। और अनवारी में राहुल सांकृत्यायन। ये बताइए कि बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेता कौन थे? मैं क्वेश्चन बनाता भी हूँ जैसा आता है वैसे, ये नहीं कि कहीं से हम रट के क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। किस व्यक्ति ने, राष्ट्रीय स्तर के नेता ने बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? शुरुआत का श्री गणेश किया था। सर सैयद अहमद खान ने। और किस खिलाफत आंदोलन के नेता ने बिहार दौरा किया था? और गया और मुंगेर भी गए थे, पटना के साथ साथ गया और मुंगेर भी गए थे। मौलाना शौकत अली। ठीक है। और ये बताइए, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता बिहार में? क्या बोले? ये इसके पहले हम क्या बोल दिए थे? खिलाफत आंदोलन पूछ दिए थे क्या आप लोग से? वहाबी आंदोलन पूछना था हमको, गलती से निकल गया था खिलाफत। कि बिहार में वहाबी आंदोलन का की शुरुआत का श्री गणेश करने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेता कौन थे? तो सैयद अहमद खान। खिलाफत आंदोलन का ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन अलग, उसको आप माइनस करके चलिए। फिर भी बताइए आप, वहाबी आंदोलन के बिहार में नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। पहले पूछा जाएगा कि बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, उनके मरने के बाद अहमदुल्ला हुए। विलायत अली और इनायत अली। किस बंगाल के शासक ने मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना लगाया था बिहार में? मीर कासिम ने। मध्यकालीन भारत में बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र के बदले कहां बन गई थी? बिहार शरीफ। और किस मगध के शासक के काल में बिहार की राजधानी यानी मगध की राजधानी वैशाली बन गया? काला शुभ। एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं मुझे। बिहार में किस जगह से तुरुष्क दंड का उल्लेख मिला है? किस अभिलेख, किस शासक के अभिलेख से मिला है? देखिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल का मुंगेर ताम्रपत्र लेख से तुरुष्क दंड की चर्चा की गई। ठीक है, जो तुर्कों से रक्षा के एवज में लोगों से लिया जाता था।
हम्म हम्म बिहार में किस शहर को जल दुर्ग कहा जाता था प्राचीन भारत में? वाटर फोर्ट। हम्म और राजगृह को गिरिव्रज क्यों कहा जाता था? 5 पहाड़ियों से घिरा था राजगीर। जरासंघ की बैठक कहाँ है बिहार में? राजगीर में ही है। बिहार में उर्दू का पहला अखबार कहाँ से प्रकाशित? क्या है नाम उसका? अनवार। 1876 से। बिहार में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र बिहार हेराल्ड। और बिहार में पहला हिंदी का दैनिक सर्व हितैषी। लेकिन पूछा जाएगा कि बिहार का पहला हिंदी अखबार, तो बिहार बंधु। और बिहार पृथक्करण आंदोलन के दौरान कौन सा अखबार निकाला जाता था और इसमें पृथक्करण संबंधी मांग को दोहराया जाता था? बिहार हेराल्ड, ठीक है ना। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, नंद किशोर लाल, महेश नारायण इत्यादि लोगों की प्रमुख भूमिका थी। और बिहार के सदाकत आश्रम से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था? और कौन करता था वो प्रकाशन? दी मदरलैंड मजरूल हक। बिहार में सबसे पहले ये बताइए आप कि छापामार लड़ाई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने शुरू किया था? हम्म हम्म और बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ, तो कौन सा व्यक्ति होम रूल आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाया? कुछ भी नाम बताइए। हैं? बिहार के लेवल पूछ रहे हैं। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, जो किसके महासचिव रहे 10 साल तक? देखिएगा, कॉपी जाकर देख के आइएगा। और बिहार में जो होम रूल बना था, होम रूल लीग, उसका अध्यक्ष कौन था? ये भी कॉपी में देख के आइए। दूसरी बात कि बिहार नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल सबसे पहले किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति किसको बनाया गया था? मजरूल हक। उप कुलपति किसको बनाया गया था? ब्रज किशोर प्रसाद। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? कौन किया था उद्घाटन? कब हुआ था? 6 फरवरी 1921। इमारत सरिया की स्थापना फुलवारी शरीफ में कब हुई थी? 1921 में। कौन किया था? मौलाना सज्जाद। अगला बताइए कि बिहार में
किन दो व्यक्तियों के प्रयास से बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना पटना गया रोड में की गई थी 5 जनवरी 1921 को? मौलाना फजलुर रहमान और राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुआ था। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के किस नेता ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में की थी? बाबाजी ठाकुरदास। बिहार में भागलपुर में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता कौन थे? उसका नाम था रेवती नाग। और बताइए, बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा पटना में कब स्थापित की गई? और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन में किन दो शैक्षणिक संस्थानों की प्रमुख भूमिका थी? अंग्रेजी सरकारी रिपोर्ट में ये बताया गया है। टीके घोष अकादमी और बिहार नेशनल कॉलेज। और बताइए कि बिहार में दो महिला क्रांतिकारियों का नाम बताइए। सरला जी कहीं से भी क्रांतिकारी नहीं थे, महिला थे वो लोग। एक ही बात नहीं ना था। कुसुम देवी, गौरी दास। एक ही जगह कॉपी, कुसुम देवी और गौरी दास लिखा है। बिहार में किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर गोली चलाई थी? कलकत्ता में बीना दास। भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन है? कादम्बरी गांगुली। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी? वायसराय के काउंसिल में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय? वायसराय की कार्यकारिणी में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है। क्या टाइम हो रहा देखिए तो घड़ी। एक ही हुआ यार, 11:45 को, 10:47, 11:45, एक ही तो बात हुआ। अगला बोलिए कि बिहार में जो है कि जो कृषि का सिंचाई होता है उसमें सबसे अधिक किस नदी की भूमिका है? अरे अब वो नहीं कह रहे, नहर वाली बात नहीं कह रहे, ऐसे सोन नदी की ही भूमिका है, लेकिन हम ऐसे बोले कि हम सिंचाई से मतलब नहीं है, जो सबसे अधिक पानी का यूज होता है गंगा का यूज होता है, जहां जहां गंगा है सब काम में यूज होता है। ठीक है।
और बिहार में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया सहयोग आंदोलन का, वो किसने प्रस्तुत किया था? दरभंगा के धरणीधर ने। ये बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा मतलब लंबाई वाला एनएच कौन है? कौन? कहाँ से कहाँ जाता है? कहाँ कहाँ जाता है? आसनसोल तक जाता है। अरे बिहार में कहाँ जाता है? पटना जाती है। गुजरना क्या होता है भाई, जगह बताइए। देखे नहीं, इसे अंदाज से बता दिए 31 है। बिहार में ये बता दीजिए कि बिहार और यूपी का जो सीमा है वो कौन सा नदी तय करता है? मैं पश्चिम दिशा की बात कर रहा हूँ। पूर्व पश्चिम मालूम है ना किधर होता है? बोरिंग रोड चौराहा किस दिशा में? यहाँ से कैसे ईस्ट होगा यार? साउथ है वो। मतलब यहाँ बैठे हैं ना आप, उधर देखिएगा तो वो ईस्ट हुआ। इधर कैसे हुआ यार? राजापुर पुल पे चढ़े गए, उधर देखिएगा तो क्या है, ईस्ट है कि वेस्ट है? राजापुर पुल से जो ऑटो जाता है गांधी मैदान, किस दिशा में जाता है? हाँ, ईस्ट की तरफ जाता है। और उधर जाएगा दानापुर तरफ, वेस्ट की तरफ जाएगा। राजापुर पुल से चौराहे जाएंगे आप तो साउथ हो गया। अरे यार यहाँ मत बोल, राजापुर पुल की बात कर रहे हैं। अब जाके किसी रूम में बैठ जाइए, कोई इधर होता है। ऐसे बताइए तो क्या पूछ रहे थे हम? पश्चिम दिशा में यूपी और बिहार की सीमा किस चीज से तय होती है? कर्मनाशा नदी। बिहार में किस नदी को अपवित्र माना जाता है? हुमायूं ने किस व्यक्ति को एक दिन के लिए मुगल बादशाह बना दिया था? और क्यों बना दिया था? आप लोग बैठी हैं, किस दिशा में मुंह किए बताइए तो। कुछ भी बोल देते हो यार। इधर क्या है बताइए तो, बैठिए सामने, इधर क्या है? आप जैसे मान लीजिए वो नीचे सीढ़ी से निकलिएगा बाहर, चाय पीने कॉफी पीने गई थी ना, किधर किधर उतर रही थी, किधर किस दिशा में? इधर कैसे? थोड़ा भी दिमाग है कि एकदम खत्म दिमाग है यार? ये रोड के लिखे से कि ईस्ट बोरिंग कैनाल और वेस्ट, उससे हम पूछ रहे हैं। हम उतरेंगे हम सीढ़ी से बाहर तो किधर उतरेंगे? ये इस बिल्डिंग से जैसे सीढ़ी वेस्ट उतरेंगे ना, हाँ, और आप इन करेंगे इस बिल्डिंग में तो ईस्ट में इन करेंगे। ये रोड का नाम, इस रोड का नाम क्या है? ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड है ना, क्योंकि ये पूरब की तरफ पड़ता है, और उसका वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड। इसमें कहाँ दिशा में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि
किसको उसने बना दिया था मुगल बादशाह एक दिन के लिए? क्या वो नॉर्थ में पड़ेगा? गंगा पूछा जाएगा कि गंगा नदी किधर है? पटना में। पटना शहर साउथ में है, गंगा गंगा नदी उत्तर में। कहीं के भी रिस्पेक्ट में धारा भी बदल देता है गंगा जी का धारा भी बदल जाता है। पटना गंगा जी के दक्षिण में बसा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है ये दक्षिण बिहार का मैदान है। और गंगा जी से उस पार चले जाएंगे, खड़ा होकर दिखाई पड़ता होगा बालू वालू, वो उत्तर बिहार का मैदान है। ठीक है, ये पटना में तो दिशा कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, साफ दिखाई पड़ता है। किसको बनाया था हुमायूं ने एक दिन के लिए मुगल बादशाह? क्यों बनाया था? तो कहां पर का घटना है कि जिसके चलते बना दिया था? उसी कर्मनाशा नदी में डूब रहा था हुमायूं। भाई कहां से आ जाएगा उसका? एक रिश्ती था जिसको मल्लाह कहा जाता है। जैसे सन ऑफ मल्लाह कौन है बिहार का? सन ऑफ मल्लाह कौन कहता है अपने आप को? उसी के पिताजी की हत्या हो गई। तो भी नहीं पता है आपको? ये भी नहीं पता है? वाह भाई वाह, मुकेश सहनी नाम। तो वैसे ही एक मल्लाह थे, भिश्ती थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन। डूबते हुए हुमायूं को उसने बचाया था। इसी एहसान में हुमायूं ने उसको एक दिन के लिए मुगल बादशाह बना दिया। ठीक है, वो शेरशाह के साथ आक्रमण के दौरान डूबने लगा था हुमायूं, वो कर्मनाशा नदी। किसने ये कहा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो लाइब्रेरी के सीढ़ियों से? कौन कहा था? लेनपुल कहा था, लेनपुल। अब आप घर जा सकते हैं, ठीक है ना? बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, पढ़ के आया कीजिए, इसीलिए हम नहीं पढ़ाए आज ज़्यादा। आपका देखना चाह रहे थे हम क्या स्तर है आप लोग का, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते। और कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछेंगे। अब आप जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। अभी 8 मिनट टाइम है, आपको टाइम से नहीं बता रहे हैं, मैं सिर्फ आपको हम दे रहे हैं छूट के 8 मिनट, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। और इसमें मन भी नहीं करेगा पढ़ने, जब आप लोग को खुद याद नहीं है तो क्या पढ़ाया जाए? लिखवाया चीज जब नहीं याद है। अभी से जाएंगे घर, पूरा दिन है, पूरा मान ली 10-11 बजे भी सोएंगे तो उसके पहले टाइम है, सुबह भी टाइम है। तो इस तरह अगर काम नहीं कर रहे तो कैसे आप एक्सपेक्टेशन रखें कि हमारा प्रीलिम्स बीपीएससी का हो जाएगा? ये अलग बात है कि मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, तब पढ़ते रहिए सही, मनोरंजन के लिए भी पढ़ाई किया जाता है। इसी बहाने कम से कम घूम रहे हैं सड़क पर, कोचिंग में आ रहे हैं। नहीं तो नहीं होगा, बिना पढ़े नहीं होता है। कोई ऐसा दिन भर पूजा भी कीजिएगा भगवान जी का तो भी नहीं होगा बिना पढ़े। सबसे पहला काम है पढ़ना, मन मार के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। 8 क्वेश्चन डिलीट भी होगा, ये भी बता दे रहे अभी, एग्जाम होने से पहले ही बता दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पीटी थोड़ा सा टफ होता है। हर साल 8 क्वेश्चन डिलीट होता है। यहाँ पे डिलीट मतलब उसको निकाल दिया जाता है और उसका प्रभाव सीधे स्टूडेंट पर पड़ता है। कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए अभी आप, लेकिन जाके घर में पढ़िए। जितना पढ़ाते उससे ज्यादा फायदा अभी आपको किया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए बैठे बैठे, ठीक है ना? और घूम फिर के यही सब सवाल आता है। अभी नहीं करें कि यही आ रहा है इस बार, मतलब एक आते रहता है 2 साल 1 साल,
कम से कम जो कॉपी में लिखवा है जाके घर में देख लेना चाहिए। कुछ पूछना है आपको? पूछना है तो पूछिए। कुछ भी पूछ सकते हैं हम, आपको भी जो भी पूछना है, नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिए। बिहार की जगह से नहीं था, एक जगह है रोहिणी, देवघर के पास, वहीं से शुरू हुआ था। बिहार से कोई मतलब नहीं थी। रोहिणी से फिर पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, यहाँ से फिर दानापुर, दानापुर से फिर आराम, मतलब जगदीशपुर, ठीक ना। बिहार में किसी से जगह से मतलब नहीं। रोहिणी जगह है देवघर के पास, वहीं से शुरू। एक आदमी देवघर गए ना, उनसे पूछते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि मेरा घर देवघर है। उनसे पूछना था रोहिणी कहाँ है। क्लास एक चले गए क्लास करके ना। बिहार में नहीं शुरू हुआ था, झारखंड में देवघर के पास रोहिणी शुरू हुआ। और कुछ पूछिए जो पूछना है। शिक्षा के सुधार के लिए आया था। शिक्षा में और क्या क्या सुधार लाया जाए भारत में, उसके लिए सैडलर एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में सैडलर आयोग की स्थापना की गई। सीधा याद रखिए एकदम, हम यहीं पे बैठ के याद करवा देंगे आपको कि चार्ल्स वुड जो है 1854, हंटर आयोग जो है 1882, सैडलर जो है 1917, शारदा कमेटी 1929, ठीक ना। लाइव क्लासेस बंद कर दीजिए। जो क्वेश्चन पूछे उसको याद रखें आप लोग ना, जो आज पूछे हैं वो क्लास से ज्यादा फायदा किया होगा। और कौन कह रहा था कि सर देख नहीं रहे हैं? देखते नहीं रहे।